Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षण विधियों का मॉडल पेपर नंबर 69 लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने ऐसा ही एक टेस्ट 2-3 दिन पहले भी किया था, तो बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों लेवल के लिए, पूर्णतः नवीन प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोनों लेवल वालों के लिए एक समान है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आपके प्रश्न संख्या 1 है। एक एक प्रश्न को समझ करके उत्तर दीजिएगा साथियों। तो प्रश्न संख्या 1 आपसे पूछ रहा है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? सभी बच्चे राजभाषा के माध्यम से सीखते हैं। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं और स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी में सीखते हैं। तो बताइए, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता आपको इसके संदर्भ में अर्थ बताना है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या होती है। तो प्रश्न संख्या 1 में सही जवाब आप दीजिए साथियों। कौन सा जवाब इसमें आपका सही रहेगा? तो देखो, मातृभाषा आधारित, तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है, सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं, तो इसमें मातृभाषा का तो कहीं उल्लेख ही नहीं मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पहला जो विकल्प है, सभी बच्चे राजभाषा के माध्यम से, तो इसमें भी मातृभाषा का उल्लेख नहीं मिल रहा है। सभी बच्चे केवल एक ही भाषा सीखते हैं और अंग्रेजी में सीखते हैं, तो क्या ऐसा होता है सभी बच्चे एक ही भाषा सीखते हैं? नहीं। आपका जो सेकंड विकल्प है साथियों, यहाँ आपका राइट आंसर है वो, क्योंकि सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए, मातृभाषा होती क्या सभी जानते हो कि क्षेत्र विशेष में जो बच्चे भाषा बोलते हैं, मतलब जो उनके बोलचाल की भाषा होती है किसी भी क्षेत्र में, वो उसकी मातृभाषा होगी, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो। तो शुरुआत में वो बिल्कुल स्कूली शिक्षा वहीं से आरंभ करते हैं और बाद में वो कई भाषाओं को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुई बहुभाषिकता। तो साथियों, यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प प्रश्न 1 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी नीति को तैयार किया गया 1986, 1968, 1986, 2020, 1968, 1986 और 2020 और 1968, यहाँ पर 1968। तो बताइए, पहली और जो दूसरी शिक्षा नीति है भारत में, उसको कब कब तैयार किया गया था? आपको सही विकल्प का चयन करना है। मैंने आपके कल ही एक वीडियो डाला था, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों से संबंधित था, और साथ में बहुत सारे आयोग भी उसमें थे। कोठारी आयोग था, मुदालियार आयोग था, सर्व शिक्षा अभियान था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था, NCF 2005 था, और भी कई सारी चीज़ें उसमें थी साथियों। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भारत में शिक्षा की पहली नीति 1968 में लागू हुई थी और दूसरी नीति 1986 में थी और तीसरी नीति 2020 वाली है। तो अब तक शिक्षा के क्षेत्र में 3 नीतियाँ बनी हैं राष्ट्रीय स्तर पर। एक तो 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी वर्तमान 2020 में साथियों। तो यहाँ आपका थर्ड विकल्प सही है दूसरे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन समझना है फिर उत्तर देना है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी वाला क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पढ़ने के समय करने का कार्य है? पढ़ने का समय मतलब जब बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उस समय इनमें से कौन सा कार्य करने का है? तो पहला विकल्प है आपके, शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वह कहानी के पात्रों में से एक है और अपने अनुभवों को डायरी में लिखने के लिए कहना। दूसरा विकल्प है, शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। तीसरा है, कक्षा को 4 या 2 समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना एवं शिक्षक द्वारा बच्चों की समझ के साथ पाठ को डिकोड भी करना। और चौथा है, शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। तो बताइए तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है आपको चारों ही विकल्प सही लग रहे हो, लेकिन सबसे जो कम सही विकल्प है वो दूसरा है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं
क्योंकि शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आता है, कक्षा में उसी को पढ़ा देता है। तो साथियों ये तो एक कॉमन चीज़ है, ऐसा ही होता है, ऐसा भी नहीं होता है कई जगह तो घर पे तो कुछ काम ही नहीं है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। साथियों यहाँ पर देखिएगा जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, ये सबसे बेस्ट आंसर है। क्योंकि हम बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो उस समय हम कक्षा को 4 समूहों में, मतलब 4 अलग अलग भागों में बच्चों को बांट दिया, या फिर 2 अलग अलग भागों में बच्चों को बांट दिया। उसके बाद में जो अलग अलग समूह हमने बनाए हैं उन समूहों के द्वारा पाठ को बारी बारी से पढ़वाया जाता है, और फिर पढ़वाने के बाद में जो शिक्षक है वो बच्चों की समझ के साथ ही पाठ को डिकोड भी करता है, मतलब पाठ की व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो साथियों इसमें बच्चा भी सक्रिय है और अध्यापक भी सक्रिय है। यहाँ पर समूह में हम बांटेंगे तो बिल्कुल उनमें सामूहिक भावनाओं का भी विकास होगा और भी कई सारी चीज़ें विकसित होगी। तो ये चीज़ें हम कक्षा में कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को आप कल्पना करने के लिए पहले कैसे कह सकते हो, पहले ही कल्पना थोड़ी करवाई जाती है साथियों, इसलिए ये आपका सही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 4 पर, चौथा क्वेश्चन है NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किसमें बदलने का प्रस्ताव देता है? 5+3+4+3, 5+3+3+4, 4+3+3+5 और 5+3+3+5। तो मैंने कल ही आपको NEP 2020 पढ़ाई थी साथियों। जो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हो सकते थे वो सारे फैक्ट 20 मिनट के वीडियो में 12 आयोग पूरे किए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देख ले वे, क्योंकि ऐसा यूँ कहते हैं ना कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे क्रीम तो वो उस वीडियो में मैंने रखी है। देखो NEP के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि जो 10+2+3 का डिज़ाइन था इसको NEP ने बदल करके क्या कर दिया, 5+3+3+4। इनके संबंध में मैंने आपको अच्छी तरह से कल वाले वीडियो में बता रखा है। अगर वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मैंने उस वीडियो को लगा दिया है। आप चाहो तो एंड स्क्रीन में वीडियो जब पूरा होता है, ये टेस्ट पूरा होता है, तब भी उसको आप टच करके देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, आपके 5वां क्वेश्चन। साथियों 5वां क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर के पर्यावरण की पाठ्यचर्या में होनी चाहिए। शब्दों की पूर्ण रूप से परिभाषा पर अधिक जोर, केवल पाठ्यपुस्तक में दी गई संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें और आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराए हुए अनुभविक अधिगम से सीखने का मौका दें। तो साथियों जो पर्यावरण की पाठ्यचर्या होती है, एक होता है पाठ्यक्रम और एक होती है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या के अंतर्गत सब चीज़ें आ जाती है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाठ्यचर्या में सिर्फ परिभाषा पे ही जोर हम नहीं दे सकते हैं, सिर्फ पाठ्यपुस्तक तो सिलेबस है, करिकुलम आपके पाठ्यपुस्तक से भी बाहर है साथियों, इसलिए ये भी गलत है। अभ्यास प्रश्न शामिल करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि जो आसपास की चीज़ें हैं इसकी जांच पड़ताल करने के बालकों को अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए और साथ में उनको अनुभविक अधिगम से सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। अनुभविक अधिगम जिनको वो करके सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं साथियों, ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। तो फिर कौन सा विकल्प सही है आपके 5वें क्वेश्चन में? विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो आपके प्रश्न संख्या 6, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण, स्लेट और रंगीन शामपट का प्रयोग, आकर्षक किताबें व ऑडियो क्लिप्स और स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। तो प्रश्न को समझिए, इसको फिर उत्तर देना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ पर और थोड़ा सा दिमाग लगाने पर आधारित ये क्वेश्चन है साथियों, आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपके चौथा विकल्प। क्यों? क्योंकि दृष्टि बाधित है, उसको दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है तो फिर आप आकर्षक किताबें लेकर के क्या करोगे, रंगीन शामपट का प्रयोग करोगे, दिखाई तो उसको कुछ दे ही नहीं रहा है, मौखिक विवरण से ही काम नहीं चलेगा साथियों, बल्कि स्कूल भवन के जो स्पर्श नक्शे हैं जिनको स्पर्श करके वो महसूस करके छू करके उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो साथियों जैसे ब्रेल लिपि होती है उसमें भी तो स्पर्श करके सीखा जाता है जो अंधे बालकों के लिए है, तो अंधे मतलब दृष्टिबाधित।
तो साथियों उसके अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए हमें स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे जो होते हैं, जिनको बालक देख करके छू करके सीखता है, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेगी। चौथा विकल्प छठे क्वेश्चन में सही है। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। तो चलिए 7वां क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बताइए प्रश्न संख्या 7 में आपका कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। देखिए समावेशी शिक्षा को यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षक को ये विश्वास भी होना चाहिए कि जो सभी बच्चे हैं वो एक साथ सीख सकते हैं। लेकिन साथियों सामाजिक आर्थिक स्थिति समावेशी शिक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक नहीं है, इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है वो आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 7 में। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 पर। 8वां क्वेश्चन, देखो किसी भी वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न होता है आपके तो नीचे कमेंट बॉक्स में 5-7 घंटे बाद या दूसरे दिन चेक करने ज़रूर आया करो साथियों, क्योंकि अगर संशोधन कुछ करना होता है तो उसमें संशोधन भी किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप एक दिन बाद या फिर उसी दिन शाम को ज़रूर आ जाया करो, ताकि जो मान लीजिए 100 में से 1-2 क्वेश्चन में अगर संशोधन होता है तो आपके ऐसा नहीं कि आप गलत याद रख लो। 8वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के सीखने सिखाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, छात्रों को उनके भौतिक पर्यावरण को जानने में मदद करना और शिक्षार्थियों को परिवेश के बारे में जागरूक करना व महत्व बताना। तो बताइए प्रश्न संख्या 8 में आपका कौन सा विकल्प सही है? प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के सीखने सिखाने के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं किया जाएगा? साथियों हम बच्चों को शिक्षार्थियों के परिवेश में जागरूक करेंगे परिवेश के बारे में, और महत्व भी बताएंगे परिवेश या पर्यावरण का, भौतिक पर्यावरण को जानने में मदद करेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करेंगे। लेकिन साथियों प्राथमिक स्तर पर हम वैज्ञानिक नियम याद करने पर जोर नहीं देंगे मित्रों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है, क्योंकि ये सबसे कम इम्पोर्टेंट आंसर है यहाँ पर। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है आगे। मान्यता है कि भाषा शब्द शब्दांश तुकांत और ध्वनियों से बनी है। ध्वनि जागरूकता की मान्यता है, मौखिक भाषा का विकास की मान्यता है, प्रिंट जागरूकता की मान्यता है, या इनमें से किसी की नहीं। तो देखो शब्द शब्दांश तुकांत ध्वनियाँ साथियों ये सभी ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत आते हैं। अतः ध्वनि जागरूकता की ही मान्यता है ये कि जो भाषा है ये शब्दों से, शब्दांश से, तुकांत से और ध्वनियों से बनी है, ऐसी ध्वनि जागरूकता की मान्यता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 9 में। अब देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 10 को। तो चलिए 10वां क्वेश्चन। आशा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा साथियों, क्योंकि मेहनत करके वीडियो जो बनाते हैं तो अच्छा लगना स्वाभाविक सी चीज़ है। कोई गलती हो तो आप बता सकते हो। संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है उछलना, कूदना, आकार और स्थान की समझ, कथावाचन और खेलना। तो देखो प्रश्न संख्या 10 में सही आंसर आपको चुनना है साथियों। संज्ञानात्मक विकास कथावाचन से, उछलने कूदने से नहीं होता है, इसलिए ये 2 विकल्प हट गए। एक उपाय के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में आएगा आकार और स्थान की समझ, ये चीज़ मैथमेटिकल गणित के अंतर्गत आ जाती है साथियों, इसलिए आपके 10वें क्वेश्चन में जो दूसरा विकल्प है यही आपका राइट आंसर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो चलिए 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? औपचारिक व्याकरण शिक्षण होना चाहिए, अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण होना चाहिए, व्याकरण शिक्षण अनिवार्य नहीं है और सभी सही है। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर पूछा है आपसे पर्यावरण शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही है प्रश्न संख्या 11 में। देखो थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है ये। अजीब टाइप का कैसे है? क्योंकि पर्यावरण शिक्षण के बारे में तो ये कह रहा है और यहाँ पर नीचे व्याकरण की बात की जा रही है। तो साथियों आप यूँ भी चाहो इस क्वेश्चन को
तो ये क्वेश्चन हट भी सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये ऑप्शन थोड़े अलग है क्वेश्चन से हट करके। अगर हम यहाँ पर करें प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है, व्याकरण होना चाहिए यहाँ पर्यावरण की जगह, जब जाके आपका क्वेश्चन सही बैठेगा। तो चेंज कीजिए थोड़ा सा, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखो, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को औपचारिक व्याकरण नहीं कराना चाहिए, बल्कि अनौपचारिक रूप से उनको व्याकरण का शिक्षण कराना चाहिए साथियों। अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन साथियों कराना ही चाहिए। कुछ तो जानकारी हम शुरू से ही देंगे, तभी तो वो, ऐसा थोड़ी है कि फिर वो सीख ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को। इसलिए अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण हमें प्राथमिक स्तर पर भी देना चाहिए। अनौपचारिक मतलब बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से नहीं दे, सामान्य छोटी छोटी जानकारियाँ उनको बीच बीच में देते रहे। सेकंड विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 पर। तो चलिए 12वां प्रश्न, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन और नैदानिक आकलन। देखो, इसके बाद में सुबह 8 बजे वीडियो आ रहा है हिंदी का, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन है। गजब का वीडियो है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बनाया है साथियों। सवाल करके देखना, ऐसा लगेगा रीड का पेपर दे रहे हो। तो सुबह 8 बजे भूल मत जाना, ठीक है। 12वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, निर्देश के अंत में, निर्देश के अंत में मतलब जब हमने बच्चों को निर्देश दे दिया है, शिक्षण करा दिया है, तो बच्चों ने कितनी उपलब्धियां हासिल की है, इस यदि हम ऐसा आकलन करते हैं तो उसको सीखने का आकलन कहते हैं, क्योंकि अंत में सीखने का आकलन ही होता है, सीखने के रूप में या सीखने के लिए नहीं होता है। आपका सेकंड विकल्प प्रश्न 12 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। तो चलिए 13वां क्वेश्चन आपके प्रश्न संख्या 13 है, हर्बर्ट की पंचपदी के अनुसार कौन सा गद्य शिक्षण की आदर्श विधि का तीसरा चरण है। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण और गृह कार्य। देखो, प्रस्तावना तो प्रथम चरण है, उद्देश्य कथन इसके बाद में आता है, और यहाँ पर प्रस्तुतिकरण आपके तृतीय चरण में आता है साथियों, हर्बर्ट की पंचपदी में। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 13 में। अब प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। देखो, हर्बर्ट की पंचपदी में से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, या तो लेवल 1 में क्वेश्चन पूछ लेगा या लेवल 2 में पूछ लेगा। अच्छी तरह से रट लेना इस चीज़ को साथियों। हर्बर्ट की पंचपदी को 4 सिद्धांत दिए थे, उन 4 सिद्धांतों के आधार पर इनके 3 शिष्यों ने 5 पद दिए थे, जिलर ने, राइन ने और हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो यहाँ आपका थर्ड विकल्प सही है 13वें में। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 साथियों, प्रश्न संख्या 14 है, एनईपी 2020 के अनुसार प्री प्राइमरी स्कूल में आने वाले बच्चों की उम्र क्या है। 0 से 3 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 4 से 6 वर्ष। कल मैंने उस वाले वीडियो में बताया था, आयोग और शिक्षा आयोग के जो वीडियो बनाया था मैंने, लगभग 11-12 समितियां और आयोग आपको उसमें बताई थी। तो वहाँ पे मैंने एनईपी भी आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की थी और बताया था कि प्री प्राइमरी स्कूल की उम्र होती है 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक। इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है 14वें क्वेश्चन में, वो बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। तो चलिए 15वां प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई 1986 में, 1990 में, 1988 में और 1987 में। कल मैंने ये आपको चीज़ें अच्छी तरह से बताई थी साथियों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बारे में भी। इस मिशन की शुरुआत 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988 में, जिसमें 15 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के जो निरक्षर व्यक्ति थे उनको शिक्षित करने का कार्य या उद्देश्य रखा गया था 2007 तक। ऐसा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य था। तो यहाँ आपके थर्ड विकल्प 15वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। तो चलिए 16वां क्वेश्चन है आपके, CWSN मतलब विशेष ज़रूरत वाले बच्चे को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है। लिखने का अभ्यास करवाकर, कला समेकित शिक्षा, पाठ को याद करवाकर और ऊंची आवाज़ में पाठ को पढ़कर। जो CWSN साथियों, एक तरह से अयोग्य बालक इनको आप कह सकते हो। अयोग्य, इनमें कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है। चाहे CWSN का मतलब यूँ नहीं कि मंदबुद्धि हो, और भी कई सारी जो अक्षमताएं होती है वो भी CWSN के अंतर्गत ही आती है। तो लिखने का अभ्यास करा के शिक्षण को आप आनंददायी नहीं बना सकते, पाठ को याद करवा कर भी नहीं बना सकते, ना ही ऊंची आवाज़ में पाठ को पढ़कर CWSN वाले बच्चों की शिक्षा को आनंददायी बना सकते हो। बल्कि
आप यदि कला समय की शिक्षा का प्रयोग करके उनको शिक्षण करवाते हो तो बिल्कुल उनका जो शिक्षण है वो आनंददायी हो सकता है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 पर। तो साथियों अब आपके प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा साथियों। कहने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपके लिए इतनी मेहनत जो हो रही है तो दायित्व बनता है, अपने दायित्व को जरूर निभाए। वाचन प्रक्रिया के सोपानों का सही क्रम है अर्थग्रहण, प्रयोग, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण ये प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। अर्थग्रहण और प्रयोग, प्रयोग अर्थग्रहण प्रत्यक्षीकरण और प्रयोग प्रत्यक्षीकरण और अर्थग्रहण। तो क्या हम सबसे पहले ही वाचन में प्रयोग करवाएंगे? प्रयोग तो सबसे बाद में होता है साथियों, तो प्रयोग को हटा देते हैं। अब प्रयोग सबसे बाद में होता है तो सबसे बाद में तो प्रयोग एक ही जगह पे है कि सबसे पहले तो हम प्रत्यक्षीकरण करवाएंगे, फिर अर्थग्रहण करवाएंगे और फिर प्रयोग करवाएंगे। तो इसलिए आपका जो सेकंड विकल्प है 17वें क्वेश्चन में वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 पर। तो चलिए 18वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 18, भाई साहब ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि इसको 99% स्टूडेंट गलत करने वाले हैं। 99% स्टूडेंट, जल्दबाजी में उत्तर बिल्कुल भी नहीं देना है। पाठ्यचर्या चलाने के दौरान प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य घटक क्या है? खेल, अनुभवात्मक सीखना और लिखना, खेल, परस्पर संवाद और परिवेश, खेल, कहानी कहना और उपदेश, और खेल, कहानी रचना और अधिगमात्मक अनुभव। तो देखो प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में पाठ्यचर्या जब आप चला रहे हो तो उसके 3 मुख्य घटकों में एक घटक तो आता है खेल। तो यहाँ पर खेल तो सभी में है, लेकिन उपदेश देना नहीं आता है तो ये गलत हो जाता है। कहानी रचना करना नहीं आता है, ये गलत हो जाता है। और साथियों लिखना भी नहीं आता है, बल्कि 3 मुख्य घटकों में आता है, एक तो खेल, एक परस्पर संवाद मतलब एक दूसरे से संवाद करना, और परिवेश। परिवेश मतलब वहाँ का वातावरण कैसा हो, समृद्ध होना चाहिए साथियों। आपका यहाँ सेकंड विकल्प 18वें क्वेश्चन में सही है। अब आपके सेकंड लास्ट मतलब 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 19 आपसे क्या पूछ रहा है, समझना 19वें क्वेश्चन को, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है साथियों इस टेस्ट का। इसके बाद में 8 बजे हम मिलते हैं और आज गणित की क्लास आएगी, याद रखना। शाम को क्या दोपहर 3 बजे आएगी आपके गणित की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझाने वाला हूँ वहाँ पर भी। तो 3 बजे मिलना आप, है ना, 8 बजे फिर 3 बजे। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, और बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो देखो शिक्षक है वो घरों में रद्दी जो सामग्री है बच्चों से कहता है कि उनसे उपयोगी वस्तु बनाओ। तो रद्दी चीज़ से उपयोगी वस्तु बनेगी तो सृजनशीलता का विकास होगा। बालक पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझ सकेंगे। साथियों अब यहाँ पर दूसरा या तीसरा, तो साथियों जो राइट आंसर है वो है तीसरा विकल्प। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है? कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। इसके माध्यम से शिक्षक ये नहीं कहता कि ये सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी है, ये निर्णय इस माध्यम से नहीं लिया जाता है साथियों। तो 19वें क्वेश्चन में आपके थर्ड विकल्प सही है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन कमेंट करके जाइएगा टेस्ट कैसा लगा और 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं साथियों। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति और अनुप्रयोग। तो देखो उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया है उसमें मूल्यांकन भी है, अनुप्रयोग भी है और विश्लेषण भी है, लेकिन आत्मानुभूति जैसी इन्होंने कोई चीज़ नहीं बताई है। तो फिर आपके यहाँ थर्ड विकल्प सही है साथियों 20वें क्वेश्चन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। 8 बजे वाले वीडियो में ज़रूर मिलिएगा, ठीक है। तो सुबह 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।